मैं घर से निकला था एक नादान परिंदा बनकर, क्या पता था एक दिन शिखर पर बैठ जाऊंगा। नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। जी, लाइनें दरअसल हमने इसे कही 3 जून 1944 को ललितपुर जिला के एक बहुत बैकवर्ड गांव और दरमियान झांसी जिला के बिरधा ब्लॉक के एक गांव डोंगरा कला में जन्मे एक ऐसे व्यक्तित्व जिनने झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में एक राजनीति को 9 अध्याय पेश करी और ये ललितपुर जिला के नाम को पूरे उत्तर प्रदेश समेत देश में अंगाई बढ़ावे को प्रयास करी। हम लोग बात कर रहे 1984 में पहली बार झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 1999 में दूसरी बार सम्मान्य श्री सुजान सिंह बुंदेला जी की। सुजान सिंह बुंदेला वो नाम जो 1972 में कभी प्रधान रहा करता था, एक ऐसा नाम जो 1974 में जिला बनवाने के लिए, उससे पहले लगातार 1974 तक जिला बनवाने के लिए लगातार ज्ञापन देते रहे, लगातार मेहनत करते रहे और 1976 का वो समय जब ललितपुर ज़िले में प्रथम बार जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गए और ये तो केवल सफ़र की शुरुआत थी। 1980 आते आते विधानसभा के सदन तक पहुँचे। 1980 का वो दौर रहा जब महरौनी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट का आवेदन किया। कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकारा और उन्हें विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। जनता के पास गए, जनता ने ऐतिहासिक सहयोग देते हुए सुजान सिंह बुंदेला को 1980 के आम चुनाव में विधानसभा का सदस्य बनवा दिया। लगातार जनता के लिए काम कर रहे थे सुजान सिंह बुंदेला और इसी बीच में एक बात और उन्हें ध्यान आती है। 1971 में राजघाट डैम, जो ललितपुर ही नहीं, बुंदेलखंड ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश में लगभग एक या जो सबसे बड़े डैम हैं उनमें से एक है। ललितपुर ज़िले का सबसे बड़ा डैम जिसका शिलान्यास 1971 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हाथों से हुआ था, लेकिन काम रुक गया था। 1980 में विधायक बनने के बाद सुजान सिंह बुंदेला लगातार विधानसभा के पटल में ये बात कहते रहे कि हमारे यहाँ जो बांध है राजघाट डैम, उसका निर्माण नहीं अभी तक हो पा रहा है, वहाँ पर काम बंद कर दिया गया है 1971 में जिसका शिलान्यास हुआ था। और मैं चाहता हूँ कि हमारे ललितपुर ज़िले के किसान खुशहाल रहें, इसलिए इस बांध का निर्माण कराया जाना जरूरी है। सरकार तमाम बार ध्यान देती, लेकिन इन बातों का विशेष कोई असर वहाँ पर नहीं पड़ रहा था। 1984 उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या होती है। देश में कांग्रेस का ऐतिहासिक माहौल बनता है, लेकिन सवाल ललितपुर जनपद का सांसद कभी लोकसभा के पटल तक, ललितपुर ज़िले का जो निवासी रहा वो कभी लोकसभा के सदन तक पहुंचा ही नहीं। लोकसभा के पटल पर उसको कभी एंट्री मिली ही नहीं, मिलती भी कैसे। ललितपुर जनपद की दरअसल ऐसी किसी पार्टी ने ऐसे व्यक्ति को टिकट ही नहीं दिया था कि वो कभी चुनकर के लोकसभा के सदन तक पहुंचे। 1984 में सुजान सिंह बुंदेला निवेदन करते हैं या आवेदन करते हैं। राजीव गांधी जी उस समय कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से कह सकते हैं तो सर्वे सर्वा हो चुके थे। इंदिरा गांधी के निधन के बाद उनके हाथों में जिम्मेदारी थी कि किस तरीके से टिकट देना है और किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है। सुजान सिंह बुंदेला 1980 में महरौनी विधानसभा से विधायक चुने गए थे और कांग्रेस पार्टी में अच्छी पकड़ अपनी बनाने की शुरुआत कर चुके थे। 1984 का चुनाव आता है, सुजान सिंह बुंदेला अंतिम समय में टिकट पाकर के वापस आ जाते हैं और टिकट पाकर के 1984 के आम लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और 1984 के चुनाव में ही उन्हें जनता सांसद यहाँ से निर्वाचित कर देती है। 1984 में सांसद निर्वाचित होने के बाद जब संसद में आवाज़ गूंजती है राजघाट डैम की, उसके बाद फिर सरकार को भी सोचना पड़ता है कि एक सांसद जो ललितपुर जनपद का बनकर के आया है और उसने अपनी आवाज़ सर्वप्रथम रखी है राजघाट डैम के लिए, वापस काम लगता है और काम अब की बार बहुत तेज़ी से शुरू होता है। और तेज़ी से जब काम शुरू होता है तो तेज़ी से उस बांध की जो नींव थी वो आगे बढ़ने लगती है और उसके बाद उसका शुभारंभ भी हुआ।
1999 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनकर के आए और दूसरी बार लोकसभा के सदन में पहुंचे सुजान सिंह बुंदेला। 2004 के चुनाव में ऐसा कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लोकसभा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चंद्रपाल सिंह यादव के साथ में सुजान सिंह बुंदेला का समर्थन रहा या झुकाव रहा, जिसकी वजह से ललितपुर में अच्छे मत सुजान सिंह बुंदेला के प्रयासों से चंद्रपाल सिंह यादव उस समय के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 2004 में चुनाव जीते। 2004 में चंद्रपाल सिंह यादव चुनाव जीतते हैं और जो कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया था राजा बुंदेला पर, वो चुनाव हार जाते हैं। 2009 का चुनाव आता है, आम चुनाव फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी थी और लगभग ये तय मान करके चला जा रहा था कि सुजान सिंह बुंदेला कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बन करके आएंगे और इस बार जीत लगभग कांग्रेस पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि उस दौरान कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक लहर कर्ज माफ़ी के बाद समूचे देश में चल रही थी। लेकिन जब नाम आता है तो सब लोग चौंक जाते हैं। कांग्रेस पार्टी टिकट पर दांव लगाती है झांसी से उस समय के तत्कालीन विधायक प्रदीप जैन आदित्य पर दांव लगता है और सुजान सिंह बुंदेला निर्दलीय चुनावी मैदान में आ जाते हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी से रविंद्र शुक्ला, बहुजन समाज पार्टी से पंडित रमेश शर्मा, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और कांग्रेस पार्टी से प्रदीप जैन आदित्य उम्मीदवार थे और पांचवें निर्दलीय के रूप में सुजान सिंह बुंदेला चुनावी ताल ठोक देते हैं। 1 लाख से ऊपर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पतंग चुनाव चिन्ह लेकर 1 लाख से ऊपर वोट लाते हैं और उसके बाद उनके सुपुत्र लगातार चुनावी मैदान में, अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी थे, 2022 के विधानसभा चुनाव में थे, 2012 में भी रहे। हालांकि जीत के मार्जिन तक वो कभी नहीं पहुंचे। सुजान सिंह बुंदेला जी का जब मैं पिछली बार इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने एक बात को मुझसे कहा था, उन 2-3 बातों का जिक्र मैं आप लोगों के सामने कर दूं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 1984 में इस हिंदू और मुसलमान की शुरुआत हुई थी और हिंदू मुसलमान तो एक तरफ है, आगे जातियों की भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी। जब मैं उस समय इंटरव्यू कर रहा था, उस दरमियान प्रीतम सिंह लोधी और बाबा बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच में कोई विवादित बयानों को लेकर के तमाम सारे लोग अपने अपने बयान दे रहे थे और दोनों ही तरफ से तमाम सारे बयान सामने आ रहे थे। समाज के लोग भी, चाहे लोधी समाज के लोग हों, चाहे बाबा बागेश्वर धाम के समाज के लोग हों, दोनों तरफ से अभद्र टिप्पणियां चल रही थी और उसी दरमियान उन्होंने कहा था कि अब लोग जातियों में बंटने लगे हैं और आगे एक वो भी समय आएगा जब लोग पता नहीं किस स्तर तक बंट जाएंगे। सुजान सिंह बुंदेला जी के अंतिम शब्द जो मैंने सुने, उसके बाद वो बीमार हुए। दुर्भाग्यवश आज के ही दिन 2 वर्ष पहले उनका निधन हुआ और सुजान सिंह बुंदेला जी इतनी लंबी पटकथा ललितपुर के इतिहास में लिख करके गए हैं, उसको मिटाना लगभग नामुमकिन है। उनके पूरा परिवारजन राजनीति में रहे वो बहुत दिनों तक, और बहुत दिनों तक इस ललितपुर में राजनीति के नाम की जब शुरुआत होती थी तो सुजान सिंह बुंदेला जी के नाम से ही उसकी शुरुआत होती थी। अगर माना जाए तो एक युग रहा पूरा जिसमें सुजान सिंह बुंदेला उस युग के राजा रहे। ललितपुर ज़िले के इतिहास में सुजान सिंह बुंदेला जी के नाम को कभी नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने ललितपुर ज़िले के लिए और ललितपुर ज़िले के नाम के लिए ललितपुर ज़िले के नाम को संसद की दीवारों तक पहुंचाया है। आज उनकी पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि के मौके पर मैं उनके श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ तमाम ऐसी बातें जो सुजान सिंह बुंदेला जी जीवन भर करते रहे, कभी भी जातिगत विरोध को सामने नहीं आने दिया, कभी भी किसी भी व्यक्ति से पर्सनल उन्होंने विवाद नहीं लिया। पूरी ज़िंदगी भर, जब मैं पिछली बार इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि मैं केवल जितने भी मेरे किसी से अगर कोई संबंध खराब हैं तो वो मेरे दलगत या पार्टीगत संबंध खराब है, व्यक्तिगत रूप से मेरे हर एक इंसान के साथ अच्छे संबंध हैं और तमाम बार ऐसा देखने को मिला है। सदैव हर एक व्यक्ति को बाई फेस जानने वाले,
ग्रामीण अंचलों में कहाँ लोग जानते थे कि हमें भी एक दिन सांसद पहचानेगा, लेकिन जब सुजान सिंह बुंदेला जी के पास एक गांव ग्रामीण अंचल का बिल्कुल ख़राब व्यक्ति जो कपड़े भी ख़राब पहने हैं वो पहुंच जाता था तो वाई नेम उसको भीड़ में से बुलाया करते थे। ये राजनीति रही है हमारे इस देश की, हमारे इस प्रदेश की, और इस राजनीति को आज की तारीख में लगभग 90-95% जो नेता हैं वो आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करते हैं। आज हम लोगों ने सोचा आप लोगों को सुजान सिंह बुंदेला जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक चुने गए 1980 में, 1984 में लोकसभा के सदन तक पहुंचे और तमाम सारे ऐसे पद ग्राम प्रधान से लेकर के लोकसभा के सदन तक हर एक पद से इस्तीफा देते हुए वो पहुंचे, उनके बारे में थोड़ा आप लोगों से जिक्र कर दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप लोग देखते रहिए बुंदेली वार्ता।